लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तायो को अपने डैड की नेम प्लेट में वो प्रॉमिसरी नोट मिल जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सियोन ने ही मिस्टर जिन के लिए ये नेम प्लेट ली थी जब वो 1983 में अपने नए ऑफिस में शिफ्ट हुए थे, यानी कि वही ऑफिस जो कि अभी तायो और उसकी टीम चला रहे हैं। और तब उस टाइम सियोन उनकी बुक कीपर हुआ करती थी। और अब प्रेजेंट में प्रॉमिसरी नोट मिलने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इससे अब सब कुछ ठीक हो सकता है। सियोन तो उस नेम प्लेट को देखकर मिस्टर जिन को याद करके रोने लग जाती है कि उन्होंने ये प्रॉमिसरी नोट इसके अंदर रखा था, जबकि बाकी लोग नूडल्स के साथ इसे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मार्जिन कहता है कि उस नोट में 30% शेयर देने का प्रॉमिस था, इसलिए तो मिस्टर बेक उसे पाने के लिए इतना ज़्यादा पागल हो रहे थे। उस टाइम जब उनके इकलौते शिप का एक्सीडेंट हो गया था, उस वजह से वो बैंकरप्ट हो गए थे और तब मिस्टर जिन ने उन्हें पैसे दिए होंगे। फिर इसके बाद वो उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं जो कि उन्हें प्योर मर्चेंट मरीन के ऑफिस से मिले थे। उन्हें इससे पता चलता है कि इन सब एम्प्लॉयज़ के ऊपर रिसर्च की गई थी, मतलब कि इनकी प्राइवेट लाइफ तक की, बचपन से बड़े होने तक कि ये कौन थे, उनकी फैमिली कौन थी, उनके बिजनेस तक को लेकर। और उन्हें ये भी पता चलता है कि युनजो ने उस फॉरेनर मार्क के साथ एक डील की है। मार्क एक पोर्टेबल वीडियो प्लेयर बेचना चाहता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि वो प्लेयर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अब वो सोचने लगते हैं कि फिर मिस्टर गैंग की कंपनी देबोटैंग से युनजो और मार्क को क्या मतलब है। तभी तायो को ध्यान आता है कि मिस्टर गैंग यानी कि बेक के डैड ने उसे कूलिंग फैन के बारे में बताया था जिसका पेटेंट उनके पास है। फिर वो उस टाइम का उसी रोबोट का कैमरा फुटेज देखते हैं जब मार्क और युनजन ऑफिस में मशीन देखने आए थे, तो उसमें मार्क के हाथ में वही कूलिंग फैन दिखते हैं। वो समझ जाते हैं कि जरूर इसके लिए ही युनजन देबोटैंग के पीछे पड़ा है ताकि उसे पेटेंट मिल सके और फिर वो उस कूलिंग फैन को मार्क को दे दे। तो उन्हें गुस्सा आता है कि सिर्फ इस फैन के लिए वो इतनी बड़ी कंपनी को बैंकरप्ट बना चुके हैं। और साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि युनजन मार्क की हेल्प इसलिए कर रहा था क्योंकि वो एक मर्चेंट शिप खरीदने की सोच रहा है जिसके लिए मार्क ने उसे पैसे देने का प्रॉमिस किया है। तो मिसॉन कहती है कि अगर वो लोग इस चीज़ के लिए फैक्ट्री को खरीद रहे हैं तो क्यों ना कुछ ऐसा हो कि उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो तायो को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो पेटेंट को ही पब्लिक कर दें ताकि मार्क को युनजन की हेल्प की ज़रूरत ही ना पड़े और फिर वो लोग ऑक्शन में मिस्टर गैंग की फैक्ट्री को वापस जीत पाएँ। जबकि वहाँ युनजन ने तो शिप खरीदने की तैयारी कर ली थी, उसने शिप का ब्लूप्रिंट भी मंगवा लिया था। और वहाँ तायो मिस्टर गैंग से बात करता है कि वो स्कूलिंग फैन का पेटेंट छोड़ दें। और जबकि मिसॉन और सियोन मिसियोन ट्रेडिंग नाम की एक नई कंपनी के लिए पेपर फाइल करते हैं जिसका इस्तेमाल वो ऑक्शन में करेंगे क्योंकि उनके पास अपनी कोई कंपनी नहीं थी और टाइफून ट्रेडिंग तो प्योर मर्चेंट के अंडर में आ गई थी, इसलिए उन्हें एक नया बिजनेस चाहिए था, वो भी बस टेम्पररी। और उधर मिस्टर गैंग फाइनली पेटेंट छोड़ने के लिए मान जाते हैं और फिर बेक कूलिंग फैन के बारे में अनाउंसमेंट रिलीज कर देता है। इसके बाद ऑक्शन वाला दिन दिखाया जाता है। तब तायो वहाँ मार्क को एक न्यूज़पेपर देता है जिसमें कि पब्लिकली अवेलेबल कूलिंग फैन के बारे में बताया गया था, तो मार्क को भी इसका पता चल जाता है। फिर जब युनजन आता है तो तायो को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं भी ऑक्शन के लिए आया हूँ। तो अब क्योंकि कूलिंग फैन का पेटेंट पब्लिक हो गया था तो मार्क को देवोटैंग को खरीदने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए वो ऑक्शन में कम बोली लगाता है जिससे कि तायो कंपनी को वापस जी जाता है। तब जाते हुए तायो मार्क से कहता है कि वो अभी भी फैन यूज कर सकता है, लेकिन वो ये कहता है कि जो सबके लिए अवेलेबल है वो टेक्नोलॉजी नहीं होती है। लेकिन इन सबसे तो युनजन बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो मार्क पर गुस्सा भी करता है लेकिन मार्क तो उसके ऊपर हंसकर चला जाता है। और जबकि वहाँ पर मिस्टर गैंग को उनकी कंपनी वापस मिल गई थी, इसलिए वो मशीनों पर लगे सील के स्टिकर हटा देते हैं और उनके सारे एम्प्लॉयज जरूर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो वो सब लोग तायो को थैंक्स करते हैं। उधर युनजन पागल हो रहा था क्योंकि उसके सामने अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। उसने शिप के लिए पहले ही डाउन पेमेंट कर दिया था और मार्क भी वापस जा रहा था। फिर जाने से पहले वो अपने और उसकी डील के डॉक्यूमेंट को फाड़ देता है। तो युनजन को टेंशन हो गई थी कि अब वो पेमेंट कैसे करेगा, इसलिए मैनेजर से कहता है कि टाइफून ट्रेडिंग को बेच दो, उसके साथ साथ जो कुछ भी है वो सब कुछ बेच दो, चाहे उसे बिल्डिंग ही क्यों ना बेचनी पड़े। इसके बाद वो टाइफून ट्रेडिंग जाता है और जब बिजनेस बंद करने के लिए फॉर्म को साइन कर रहा होता है कि तायो आकर उस कागज को ही फाड़ देता है। उस पर गुस्सा करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ का सीईओ हूँ और फिर उसको धमकी देता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। तो ऐसे में दोनों लड़ने लग जाते हैं। तायो तो उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है, लेकिन युनजन उसे कहता है कि तुम गिव अप करके चले गए थे, तुम अपनी कंपनी छोड़कर चले गए थे, तुम सब कुछ खो चुके हो। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं अपनी कंपनी छोड़कर नहीं गया था और तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। अगले दिन युनजन अपने डैड से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने शिप खरीदने के लिए ऑफिस की बिल्डिंग को ही गिरवी रख दिया है। फिर डॉक्यूमेंट पर उनके अंगूठे की छाप लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने मैनेजर से किसी हॉस्पिटल के बारे में बात करता है क्योंकि वो अपने डैड को गायब करवाना चाह रहा था, किसी ऐसे हॉस्पिटल में भेजने की प्लानिंग कर रहा था जिसके बारे में मैप में भी नहीं है कि उसके डैड को कोई भी ना ढूंढ पाए। मतलब कि कितना ज़्यादा बेकार नालायक बेटा है जो अपने बाप के लिए ऐसा सोच रहा है। पर मार्जिन और मिस्टर म्याओ वहीं पर छुपे हुए थे, तो वो उसे देख लेते हैं। फिर बाद में वो किसी तरह प्योर मर्चेंट मरीन के कंटेनर यार्ड में घुस जाते हैं और वो उसी कंटेनर को ट्रक में लोड करवा देते हैं जिसमें कि मिस्टर बेक थे, क्योंकि लास्ट टाइम मिस्टर म्योंग ने मैनेजर को मिस्टर बेक को मिलने के लिए कंटेनर में जाते हुए देख लिया था, तो उन्हें उनके बारे में पता चल गया था और अभी वो लोग वहीं के स्टाफ बनकर कंटेनर को चुरा कर ले जाते हैं।
फिर ट्रक के इलाके से बाहर निकलने के बाद तायो ट्रक को रोक लेता है और मिस्टर बेग को बाहर निकाल लेता है। तब उन्हें वो प्रॉमिसरी नोट दिखाता है और फिर उनके साथ एक डील करता है कि अगर वो ये गवाही देंगे कि उन्हें वो प्रॉमिसरी नोट उस दिन मिला था जिस दिन उन्होंने फिक्स किया था, तो वो उन्हें परेशान नहीं करेगा। वो दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते और तायो भी उन्हें बिना किसी वजह से जाने देता है, क्योंकि वो उन्हें नुकसान पहुंचाएगा तो उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और वो ये बात अच्छे से समझता है और वैसे भी वो अपनी कंपनी के लिए कुछ भी करेगा, अपनी कंपनी के लिए लड़ता रहेगा। उसे बस ये चाहता है कि मिस्टर बेग उसके डैड से माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने उसके डैड के साथ बहुत गलत किया। दूसरी तरफ मीहो नाम से मिलने जाती है और उसे उसकी सारी चीज़ वापस कर देती है जो कि उसने उसे दी थी। फिर जाने लगती है तो उसे रोक लेता है और उसे एक पता और डेट बताता है। फिर उसे उस दिन वहाँ पर आने के लिए कहता है। अगले दिन युनजुन जब ऑफिस जाता है तो चौंक जाता है। उसके डैड अपनी सीट पर बैठे हुए थे। तब मैनेजर उनसे माफ़ी मांगने लगता है और युनजुन को भी माफ़ी मांगने के लिए कहता है। तब मिस्टर बेग को ये भी पता चलता है कि युनजुन एक शिप को खरीद भी लिया है, वो भी बिना उनके अप्रूवल के, और तो और उनकी कंपनी भी बेच दी। उन्हें यहाँ देखकर तो युनजुन के होश उड़ जाते हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। उसे और उस मैनेजर को गलत काम के लिए फ्रॉड करने के साथ साथ उन्होंने जो आग लगाई थी वेयर हाउस में उसके लिए अरेस्ट कर लेती है। मिस्टर बेग ने ही उनकी शिकायत की थी। तब पुलिस के उन्हें ले जाने से पहले मिस्टर बेग लास्ट पर अपने बेटे को गले लगाते हैं। तो वो उनसे ये कहता है कि मैंने अच्छा काम किया था, मैं तायो से बस जीतने ही वाला था, पर अभी मैं बस ये सुनना चाहता हूँ कि मैंने अच्छा काम किया। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी वजह से हार गया हूँ। और उधर तायो टाइफून ट्रेडिंग में अपने लिए एक नई नेम प्लेट लेकर आता है और अब तो सियोन भी उनकी ऑफिशियल टीम में शामिल हो चुकी थी, जिससे कि उनकी पूरी फैमिली अब कंप्लीट हो गई थी। सब लोग साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे। वहाँ मीहो भी उस जगह जाती है जहाँ पर नामो ने उसे आने के लिए कहा था, और वो एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन था जिसमें कि वो कंटेस्टेंट था। तब वो एक गाना गाता है जो कि एक लव सॉन्ग था और वो मीहो के लिए ही गाता है। इससे तो मीहो बहुत ज़्यादा इमोशनल आती है। तब नामो भी उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं अपने सपने पूरे करूंगा, भले ही मैं उतना अमीर नहीं हूँ, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर तो वो उसे गले लगा लेती है। मतलब कि उनके बीच में भी अब सब कुछ ठीक हो गया था। और वहाँ टाइफून ट्रेडिंग में टीम अपने नए प्रोडक्ट्स को बेचने पर बातें कर रही थी। वो एक म्यूजिक प्लेयर के बारे में बात करते हैं जिसमें कि गानों को डिलीट करके उन्हें फिर से भरा जा सकता था, और वो थोड़ा कॉस्टली भी था लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इसलिए उन्हें ये चीज़ सही लगती है। साथ ही मिसॉन उन्हें एक फेस ऑयल के बारे में बताती है जिससे कि वो खुद इस्तेमाल कर रही थी, तो वो लोग इसे बेचने के बारे में सोच सकते हैं। तभी तायो अंदर आता है और मिसॉन से इशारे में बात करने लगता है, उसे आँख भी मारता है। तो माजिन ये देख लेता है, कहता है कि तुम्हारी आँख को क्या हुआ। तब सियोन बताती है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। वो तो पहले ही समझ गई थी। तब ये सुनकर तो माजिन चौंक जाता है कि मैंने क्या सुन लिया। उसे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, और जब तायो मिसॉन का हाथ पकड़ता है तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं कि हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर घर में देखते हैं ब्योम रो रहा था क्योंकि नामो और मीहो शादी कर रहे थे, तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। तब तायो की मॉम उसे कंफर्ट कर रही थी। फिर इसके बाद नामो और मीहो ऑफिशियली कपल के तौर पर दादी से मिलते हैं। वो उन्हें ब्लेसिंग्स देती है और साथ ही नामो की मॉम भी अब खुश थी और वो शादी में दादी माँ को गिफ्ट भी देती है। तो दादी माँ उन्हें एक रिंग देती है जो कि वो अपनी बहू को देना चाहती थी, लेकिन अब वो उन्हें गिफ्ट कर रही थी। इससे तो नामो की मॉम और बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जबकि वहाँ ऑफिस में ताया और मिसॉन एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। वो उसे फूलों के बीजों का एक सेट गिफ्ट करती है क्योंकि उसे फूल उगाना पसंद था। तो वो उसे वर्कबुक देता है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि वो हमेशा से कॉलेज जाना चाहती थी। लेकिन मिसॉन जो बीज लेकर आई थी उनके लिए तायो कहता है कि मुझे अब फूलों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा सपना यही है टाइफून ट्रेडिंग। तो मिसॉन भी कहती है कि मुझे भी अब अपनी डिग्री कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी नौकरी से खुश हूँ। मैं हमेशा से एक ट्रेडर बनना चाहती थी और वही कर रही हूँ। मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, इसलिए इसमें बहुत खुश हूँ। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद देखते हैं कि तायो और उसकी मॉम अपने लिए नया घर देखने जाते हैं। घर तो अच्छा था और सस्ता भी, पर छोटा था। उसकी मॉम का कहना था कि उन्हें थोड़ा और वेट करना चाहिए और कम से कम घर इतना बड़ा तो होना चाहिए कि उसमें सब लोग यानी कि मिसॉन, उसकी दादी, उसका भाई सब लोग साथ में रह सकें। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि टाइफून ट्रेडिंग की टीम एक्सपीरियंस लाइट ऑन साइट नाम के एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करती है, जहाँ पर वो लोग बहुत सारा काम करते हैं, मेहनत करते हैं और लोहे को पिघलाकर कढ़ाई बनाते हैं। उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसके बाद इस शो से उन्हें जो पैसे मिले थे वो उसे दान कर देते हैं। टाइम आगे बढ़ता है और फिर 2002 का सीन दिखाया जाता है, जब शुरुआत की तरह ही एक टीवी प्रोग्राम टाइफून ट्रेडिंग पर एक सेगमेंट शूट कर रहा था और ये बता रहा था कि IMF क्राइसिस के बाद कंपनी किस तरह से बची। लेकिन इस टाइम मिस्टर जिन के बदले तायो अपनी कंपनी का CEO था। कंपनी के एम्प्लॉयज पूरी ईमानदारी के साथ कंपनी को चला रहे हैं और कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले कंपनी का यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था, लेकिन उनके CEO की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया और अब तो उनके पहले से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। जबकि दूसरी तरफ तायो की मॉम ब्योंग के स्कूल में एक अवार्ड सेरेमनी में जाती है उसकी माँ बन के, जहाँ पर उसने अपनी फैमिली की ड्राइंग बनाई थी, तो उसके लिए उसे अवार्ड मिलता है। ये देखकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। नेक्स्ट ऑफिस में देखते हैं टीम अब कंप्यूटर गेम बेचने के बारे में सोच रही थी और साथ ही सब बहुत खुश थे, मस्ती मजाक कर रहे थे। तायो के डैड जिस फूल और फल के बारे में कहा करते थे
उसके लिए वो फूल अब यही सब है। जब तक कि सब लोग हार नहीं मानते, वो जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। यही उसकी फैमिली उसके लिए सब कुछ है। और इसी के साथ ही ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं ऐसे ही किसी और ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।